स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्रिपल ए प्राइड एकेडमी। स्टूडेंट्स आज हम कवर करने जा रहे हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स, जहां पर हम कवर करेंगे 26 जुलाई से 1 अगस्त के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो वीडियो के दौरान मैं कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, आप उनका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहली न्यूज हम देख लेते हैं। चलिए जी, पहली न्यूज हमारे पास क्या है कि इंडिया $1 मिलियन की मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने जा रहा है। किसको? नॉर्थ कोरिया को। सो $1 मिलियन की मेडिकल असिस्टेंस। अब ये क्यों प्रोवाइड करने जा रहे हैं इंडिया? देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो सरल शब्दों में बात ये है कि ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन, वो इंडिया बेसिकली प्रोवाइड करेगा। किसको? डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। ओके, और यहां पर आप समझिएगा कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है कि जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, नॉर्थ कोरिया के लीडर कौन है? किम जोंग उन। इनका जो काम करने का तरीका है वो यूएस की गाइडेंस के बिल्कुल अपोजिट है। यूएन के साथ ये बिल्कुल भी एक तरह से कोऑपरेट नहीं करते, तो सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। ओके, नॉर्थ कोरिया को अभी रशियन गवर्नमेंट ने ऑनर किया था। वर्ल्ड वॉर 2 की उन्होंने विक्ट्री ऑब्जर्व की थी, 75वीं सालगिरह मनाई थी रशिया ने। वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी जीत की 75वीं सालगिरह थी, तो उस पर हमारे पास किम जोंग उनको ऑनर भी किया गया रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं। नॉर्थ कोरिया जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर किस कंट्री के साथ करता है? तो याद रखेंगे, नॉर्थ कोरिया जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है विद साउथ कोरिया। ओके, नॉर्थ कोरिया शेयर इट्स बॉर्डर विद साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया को हम हमेशा ये एक तरह से थ्रेटन करता है, जबकि साउथ कोरिया डेवलप कंट्री है। एलजी, सैमसंग, ये सब साउथ कोरियन ब्रांड है। इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है दैट इज नोन टू बी 38 पैरेलल। याद रखेंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? 38 पैरेलल के नाम से। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि डब्ल्यूएचओ ने प्लेज लिया है, ये फैसला किया है कि ट्यूबरक्लोसिस को पूरे वर्ल्ड से खत्म कर दिया जाएगा। तो कौन से ईयर का लक्ष्य रखा है डब्ल्यूएचओ ने कि टीबी को कौन से ईयर तक हमने पूरे वर्ल्ड से खत्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है 2030। देखिए, टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है और डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक टारगेट रखा है, जबकि इंडिया का टारगेट है 2025। इंडिया ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का टारगेट सेट किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है हमारे पास कि गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कुछ नए प्रतिबंध लागू किए हैं। देखिए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे पास बाइंग करती है चीजों की, अलग अलग चीजों की, तो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई भी सामान खरीदना होता है तो गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती है और उसमें अलग अलग बिडर, अलग अलग कंपनी बिड प्लेस करते हैं, बोली लगाते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट बोलती है कि हमें एक एलईडी चाहिए, 100 एलईडी चाहिए, तो जो भी कंपनी सबसे कम दाम पर वो उपलब्ध कराएगी, हम उसको टेंडर दे देते हैं, उससे सामान खरीद लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि इंडिया जिन कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, अब वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वो है चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन कंट्रीज के जो बिडर हैं वो डायरेक्टली बिडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास गाइडलाइन किसने इशू की है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, जो कि किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अब आप समझिए ऐसा क्यों किया गया? तो बेसिकली हम चाइना की कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना की जो कंपनीज हैं वो बेसिकली बिडिंग में पार्टिसिपेट ना कर पाए। और आपको बता दूं कि अभी गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना, भारत के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना। इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी रिसेंट डिसीजन लिया है कि जो कलर टेलीविजन है उसके इंपोर्ट को बैन कर दिया जाए। कलर टेलीविजन जो भी कंपनियां फॉरेन से बनाकर इंडिया भेजती थी उसको बैन कर दिया जाए। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो चीज आपने याद रखनी है कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि स्टेट्स भी इस रूल को फॉलो करें। सेंट्रल गवर्नमेंट तो करेगी करेगी, स्टेट भी इस रूल को फॉलो करें। इसलिए आर्टिकल का यूज किया गया, आर्टिकल 257 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये कहा गया है कि वो भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट का यही फॉर्मूला यूज करें। आप एक चीज और समझ लीजिए स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास जब भी हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 5 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। कौन कौन से 5 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है? एक तो यही हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फिर दूसरा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तीसरा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, चौथा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और पांचवा आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ
पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ओके। सो ये 5 डिपार्टमेंट है जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है जो बजट प्रिपेयर करता है, ओके, कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बजट प्रिपेयर करता है। ओके, याद रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो हमारे लिए बजट प्रिपेयर करता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल कैपेबल ऑफ रन डबल स्टैक कंटेनर्स। ये डबल स्टैक कंटेनर क्या होता है, देखिए एक कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर रखकर डबल स्टैक कंटेनर बनाकर रेलवे को चलाना। तो यहां पर एक टनल बनाई गई है इलेक्ट्रीफाइड केबल टनल, ओके, कैपेबल टनल जो डबल हमारे पास एक तरह से रन डबल स्टैक कंटेनर्स, ओके। ये कहां पर बनाई गई है आप याद रखेंगे, ये हमारे पास कनेक्ट करेगी टनल कनेक्ट मेवात एंड गुरुग्राम, ये बेसिकली हरियाणा में बनाई गई है, ओके। सो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंटेड किसके थ्रू किया गया है, बाय द DFCCIL, दैट इज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए अभी इंडिया ने क्या किया था रिसेंटली, गुजरात के अंदर, आप याद रखिएगा, गुजरात के अंदर इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई थी। और रेलवे की जब भी मैं बात करता हूं, भारतीय रेलवे की, इंडियन रेलवे की, जो चीज इंपॉर्टेंट है इंडियन रेलवे से रिलेटेड कि इंडियन रेलवे की टोटल कितनी जोन है, देयर आर 18 रेलवे जोन। भारत रेलवे की कितनी रेलवे जोन है, देयर आर 18 रेलवे जोन्स, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बजट की बात करें, बजट की बात अभी हम कर रहे थे, तो रेलवे बजट पहले अलग आया करता था, ओके, फिर बाद में रेलवे बजट को हमारे पास मर्ज कर दिया गया किसके साथ, यूनियन बजट के साथ। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रेलवे का पहली बार सेपरेट बजट कौन से ईयर में आया था, पहली बार ऐसा कब हुआ था कि रेलवे का बजट अलग से प्रेजेंट किया गया हो और यूनियन बजट अलग से प्रेजेंट किया गया हो, कौन सा ईयर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर स्टूडेंट 1924, करेक्ट आंसर याद रखेंगे 1924। 1924 में पहली बार क्या हुआ था, 1924 में पहली बार हमारे पास अलग से रेलवे बजट प्रेजेंट किया गया था और यूनियन बजट अलग से प्रेजेंट किया गया था। और इस सबको मर्ज कब कर दिया गया था, 2018 में। 2018 में हमने यूनियन बजट को रेलवे बजट को मर्ज कर दिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबरॉय, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबरॉय की रिकमेंडेशन पर, ओके। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट हनी टेस्टिंग लैब। देखिए यहां पर आप समझिए स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे पास नरेंद्र सिंह तोमर, इनके रिकमेंडेशन पर हमारे पास क्या हुआ है, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी हमारे पास एक तरह से इनॉग्रेट की गई। और समझने की कोशिश कीजिए, ये पहली बार है कि गवर्नमेंट ने कोई हनी टेस्टिंग लैब हमारे पास इंडिया में लॉन्च की, ओके। अब ये जो टेस्टिंग लैब है ये एस्टैब्लिश किसके द्वारा की गई है, एनडीडीबी के द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। एनडीडीबी की जब भी मैं बात करता हूं, ये हमारे पास डेयरी का डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि कहां से ऑपरेट करता है, आनंद गुजरात से, इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। 1965 में इसको एस्टैब्लिश किया था किसने, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, ओके, याद रखेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसको एस्टैब्लिश किया था। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपको पता ही होगा, नोन टू बी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे, ओके। 26 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल मिल्क डे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इन्होंने, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन फ्लड, जिसके थ्रू भारत नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन हमारे पास पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बना था इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो ऑपरेशन फ्लड किस ईयर में लॉन्च किया गया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन फ्लड कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ऑपरेशन फ्लड भारत में लॉन्च हुआ था 1970 में और इसी के तहत भारत जो है मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 बना। और ये सब हमारे पास स्टार्ट किसने किया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, ओके। नेक्स्ट हमारे पास
वर्ल्ड मोस्ट सर्विल्ड सिटीज 2020, तो जहां पर सबसे ज्यादा सर्विलेंस होती है, तो यहां पर एक रिपोर्ट आई है, ये हमारे पास किसकी तरफ से आई है, कंपैरिटेक के द्वारा। ये हमारे पास वर्ल्ड की मोस्ट सर्विल्ड सिटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें आप याद रखेंगे हैदराबाद को पूरे वर्ल्ड में 16th रैंक मिला है। ओके, टॉप 20 में हैदराबाद, भारत का कौन सा शहर टॉप 20 में, हैदराबाद। और देखिए सिटी विद मैक्सिमम सीसीटीवी, वो हमारे पास कौन सी सिटी है, वो है तियानयुआन, चाइना। किस सिटी में, बेसिकली ये न्यूज क्या है कि किस सिटी में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरास है, तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो चाइना का एक शहर है तियानयुआन, और इंडिया में है हैदराबाद। ओके, चेन्नई का रैंक रहा 21 और दिल्ली का रैंक रहा हमारे पास 33rd। तो ये 3 शहरों के रैंक आप याद रखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट स्टूडेंट में और यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब भी हैदराबाद की बात हो तो यूनेस्को ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया था हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। याद रखेंगे, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। कौन से शहर को डिक्लेयर किया गया था भारत के अंदर, सो गैस्ट्रोनॉमी दैट इज रिलेटेड टू फूड, सो दैट इज हैदराबाद। क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, और इसी वजह से आप समझ लीजिए कि हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसने डिक्लेयर किया था, यूनेस्को ने। चलिए, हैदराबाद को हमने बाद में, आपको पता ही होगा, बाद में एक्वायर किया था। ये स्टार्टिंग से इंडियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं रहा। एक ऑपरेशन चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑपरेशन पोलो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन पोलो चलाया था, जिसके तहत हैदराबाद टेरिटरी को भारत में मिलाया गया था। ओके, रियासत ऑफ हैदराबाद को। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हैदराबाद निजामों के लिए फेमस है। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन थे, नेम द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट। करेक्ट आंसर है मीर उस्मान अली। याद रखेंगे, मीर उस्मान अली हमारे पास लास्ट नवाब थे हैदराबाद के, और इसके बाद हमारे पास जो हैदराबाद की रियासत थी उसको भारत की टेरिटरी के अंदर मर्ज कर लिया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रैंक 3rd इन गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। तो फॉरेस्ट को लेकर एक रिपोर्ट आई है, और हमारे पास अगर हम बात करें ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 FRA, तो इसमें हमारे पास क्या किया गया है, FAO की तरफ से रिपोर्ट आई है, यूएन इसमें हमारे पास इन्वॉल्व रहा है, और इंडिया का जो रैंक रहा है वो 3rd रहा है। 3rd रैंक अमंग द टॉप 10 कंट्रीज दैट गेन्ड फॉरेस्ट एरियाज इन 2010 टू 2020। मतलब कि उन कंट्रीज की बात हो रही है जिन्होंने पिछले 10 सालों में फॉरेस्ट एरियाज को गेन किया है। तो इंडिया ने कितना एरिया गेन किया है फॉरेस्ट के अंदर, कितना एरिया बढ़ा है, दैट इज 0.38%। ओके, आप यहाँ पर स्टूडेंट एक दो पॉइंट्स और समझ लीजिए। अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो पूरे विश्व में कितना परसेंट है, 2%। पूरे विश्व में जितना भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 2% हमारे पास फॉरेस्ट एरिया आपको भारत में मिलेगा। ओके, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किस कंट्री के पास है, वो है रशिया। रशिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 20% है लगभग। अब देखिए, भारत के फॉरेस्ट एरिया की बात मैं करूं तो कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा एज पर द लास्ट रिपोर्ट। ओके, और भारत में कुल कितना परसेंट एरिया, भारतीय एरिया का कुल कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, तो दैट इज 24%। भारत के अंदर अगर हम बात करें, भारत के जो टोटल एरिया का 24.56% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या कि हमारे पास अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें, वैसे तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया आपको कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज दैट इज मिजोरम। मिजोरम का 85% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। मिजोरम का 85% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, ये आपने याद रखना है। चलिए, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत के किस स्टेट में मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। भारत के किस राज्य में मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर हमारे पास ज्यादातर ट्रीज ऐसे होते हैं जो सॉल्ट से जिनको नुकसान नहीं पहुंचता, नमक के पानी में भी वो ग्रो कर जाते हैं। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके,
तो हमारे पास कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, तो याद रखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर, सॉरी, सो दैट इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे ये बात। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास क्या है, एससीओ को लेकर। सो एससीओ के हेल्थ मिनिस्टर्स की हमारे पास मीटिंग हुई थी। अब देखिए स्टूडेंट, जो चीज आपको याद रखनी है, एससीओ है क्या, पहली बात तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एससीओ हमारे पास है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एससीओ क्या है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये मिलिट्री प्लस इकोनॉमिक अलाई है, जो 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था, याद रखेंगे 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। टोटल मेंबर कंट्रीज हैं 8, और ऑब्वियसली अगर इंडिया ने मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है तो इंडिया भी इसका मेंबर होगा। इंडिया भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, ओके। तो यहाँ पर मीटिंग को चेयर किसने किया था, मिखाइल हमारे पास मार्शकोव ने, जो कि हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर है किसके, रशियन फेडरेशन के, ओके। तो कोविड-19 को लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुई, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया, ऑब्वियसली डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे पास अगर हम बात करें मेंबर ऑफ लोकसभा हैं, और अभी डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, याद रखेंगे। डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। सो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पार्टिसिपेट यहाँ पर किया। आपको मैं स्टूडेंट यहाँ पर एससीओ के बारे में एक बड़ी खास बात बताता हूँ। एससीओ का जो नाम है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना की एक सिटी के नाम पर है, जबकि इसका हेडक्वार्टर, एससीओ के हेडक्वार्टर की जब मैं बात करता हूँ, एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। सो नाम तो इसका शंघाई है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे पास बीजिंग में, ओके। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और, चलिए पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सिंपल से क्वेश्चन का आंसर, कि डॉक्टर हर्षवर्धन की कंस्टिट्यूएंसी कहां से है, मतलब कि कहां से चुनकर हमारे पास लोकसभा पहुंचे हैं। इनकी कंस्टिट्यूएंसी बड़ी फेमस है डॉक्टर हर्षवर्धन की। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए इनकी कंस्टिट्यूएंसी। ओके, तो याद रखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो इनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो चांदनी चौक, चांदनी चौक से लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने 2 बार जीता है, और चांदनी चौक को रिप्रेजेंट करते हैं इन लोकसभा। और अभी आपको मैंने बता दिया, याद रखेंगे डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इंडिया के लिए एक गर्व की बात है, ओके, क्योंकि एक इंडियन जो है वो डब्ल्यूएचओ की एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड को हमारे पास लीड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक चीज और, यहाँ पर एप्स के बारे में मेंशन किया गया था, आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास, ओके। सो ये हमारे पास सेलुलर बेस्ड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी एप्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूज की जा रही है कोविड-19 को टैकल करने के लिए। तो इन एप्स के बारे में भी आप याद रखेंगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र जॉइंट हैंड विद यूनिकैन। अब ये क्या है भाई, देखो, देखिए पहली बात तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब कि ऐसा बैंक जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, उसने टाई अप किया है यूनिकैन के साथ। तो यूनिकैन क्या करेगा, डिजिटल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, किसको लेकर, इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स को लेकर, एटीएम्स को लेकर, अदर जो भी हमारे पास डिजिटल लेवल के फ्रॉड होते हैं उसको रोकने के लिए हमारे पास यूनिकैन काम करेगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हेल्प करेगा। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट न्यूज अभी क्या चल रही है, कि जो नीति आयोग है, आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है नीति आयोग। नीति आयोग ने रेकमेंडेशन दिया अभी कुछ दिन पहले कि 3 बैंकों को, 3 पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। उसमें एक तो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा है यूको बैंक, और तीसरा है पंजाब एंड सिंध बैंक। 3 बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज करने की बात की है, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक बाय नीति आयोग। सो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक प्राइवेट बैंक के रूप में देखने को मिले। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये मेनली जो हमारे पास यूनिकैन है, ये फिशिंग, फार्मिंग और मालवेयर अटैक को रोकेगा। ये फिशिंग और फार्मिंग होता क्या है, फिशिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ईमेल किसी भी पर्सन को भेजी जाती है, उस ईमेल के अंदर आपको एक लिंक मिलता है, उस लिंक पर जाकर आपसे आपकी कार्ड की डिटेल मांगी जाती है ताकि वो आपकी जो अकाउंट से पैसा है वो चुराया जा सके। यहाँ पर अगर हम फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें तो एक हमारे पास वेबसाइट क्रिएट की जाती है, फेक वेबसाइट। मान लीजिए कोई शॉपिंग की फेक वेबसाइट क्रिएट कर दी जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि आप उस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां पर कुछ सामान खरीदेंगे, वहां पर अपनी कार्ड की डिटेल डालेंगे और वहां पे पैसा चोरी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हमारे पास रोकने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकैन के साथ टाई अप किया है, ओके। आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहां है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
ओके, सो बहुत से बच्चों ने मुंबई किया होगा, है ना? गलत। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे में है, याद रखें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कैबिनेट अप्रूव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पूरी एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है और इसको यहाँ पर नाम दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, ये हमारे पास पिछले 34 साल से जो चलता आ रहा सिस्टम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी उसको रिप्लेस करेगा। तो बहुत टाइम बाद, लगभग 34 साल बाद हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने जा रहे हैं। और ये हमारे पास अनाउंसमेंट किसने की है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो की है प्रकाश जावड़ेकर। ओके, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या कही गई है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम बदलकर फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ पर 6% जीडीपी का, जो हमारे पास 6% जीडीपी का जो भी हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी, उसको यूज किया जाएगा एजुकेशन के लिए। तो पहली बार एक अच्छी चीज हम करने जा रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर के ऊपर 6% अपनी जीडीपी का खर्च करने जा रहे हैं। तो ये इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव होगी। देखिए, एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें आई हैं जिसको हम एक अलग से वीडियो बनाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप ये याद रखिएगा कि लास्ट एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी और हमारे पास अभी जो एचआरडी मिनिस्ट्री, उसका नाम बदला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जा रहा है और 6% ऑफ जीडीपी का खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है एजुकेशन के ऊपर। अभी के लिए सिर्फ 2-3 पॉइंट्स याद कर लीजिए, अलग से एक वीडियो में आपको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट हमारे पास मौसम ऐप फॉर वेदर फोरकास्ट। देखिए, वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या है? मौसम का पूर्ण अनुमान। ओके, मौसम के बारे में पहले ही जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। सो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस कौन है? पहले तो याद रखें, डॉक्टर हर्षवर्धन, यही हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर है और यही हमारे पास मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस है। तो इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है मौसम के नाम से। ये हमारे पास डेवलप किसने की है? एक तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, दैट इज ICRISAT के नाम से एक इंस्टीट्यूट है इसमें। और दूसरा हमारे पास एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। देखिए, IMD की जब भी मैं बात करता हूँ, ये भारत के उन संस्थानों में से एक है जो बहुत टाइम से भारत के लिए काम कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट है ये संस्थान। क्यों? IMD वेदर फोरकास्टिंग करता है, सॉरी, मौसम का अंदाजा बताता है, मौसम कैसा रहेगा, मॉनसून कैसा रहेगा। और इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके करंट चेयरपर्सन है, IMD की करंट चेयरपर्सन मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा, और इनको कहा जाता है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, मृत्युंजय महापात्रा को। क्योंकि भारत में कोई भी साइक्लोन आने वाला है, कोई भी हमारे पास नेचुरल क्लैमिटी वेदर की फॉर्म में, तो उसके बारे में IMD हमेशा पहले से ही जानकारी देने का काम हमारे पास करती है। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है वो आप याद रखेंगे। चलिए जी, अगर हम आगे बात करें, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आप और याद रखें कि जो हमारे पास IMD है, उसने कुछ टाइम पहले अभी POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसका भी मौसम जो है वो बताना शुरू कर दिया था, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पे बताना शुरू कर दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मैसेज क्लियर कट गया था कि जो पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया वो हमारा कश्मीर है। ओके, सो ये पॉइंट जो है वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज हमारे पास 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज कि हमारे पास 4th एडिशन होने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जो कि कहां होगा? 2021 में पंचकुला हरियाणा। ठीक है, पंचकुला हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी अगर हम बात करें 2020 की, तो आपसे 2020 के बारे में भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वेन्यू। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये हमारे पास कहां हुए थे? गुवाहाटी में। ठीक है, याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां हुए थे? गुवाहाटी, असम में। और टॉर्च बियरर कौन थे? टॉर्च बियरर का मतलब जिन्होंने खेल के तरह से शुरुआत की। टॉर्च, जो टॉर्च है उसको लाइट करना, टॉर्च लाइटर कौन थे? वो थे हिमा दास, एक फेमस हमारे पास स्प्रिंटर हैं, फेमस प्लेयर है इंडिया के राइट नाउ, हिमा दास। इन्होंने हमारे पास टॉर्च लाइट की थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की। और आपको बता दूं, ये सब गेम्स हुए कहां थे? इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, जो कि कहां है? गुवाहाटी, असम में। याद रखेंगे, इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम कहां है? गुवाहाटी, असम। एक छोटा सा पॉइंट और, ओके, अगर हम बात करें गेम्स के बारे में, तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, तो लास्ट टाइम हरियाणा 2nd नंबर पे रहा था।
हरियाणा ने कुल 200 मेडल जीते थे और सेकंड नंबर पे हरियाणा रहा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट रैंक किस स्टेट ने अचीव किया था। इसमें स्टेट वाइज पार्टिसिपेशन होता है। 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस स्टेट ने सबसे ज्यादा मेडल अचीव किए थे? ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे सबसे ज्यादा मेडल जो अचीव किए थे वो किए थे महाराष्ट्र ने। जी हाँ, याद रखेंगे महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा मेडल अचीव किए थे। महाराष्ट्र नंबर 1 रहा था इन 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बुक को लेकर एक न्यूज है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। तो एक बुक आई है, बुक का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। बुक के राइटर कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। अब देखिए ये बुक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन ने लिखी है। वो कौन है हमारे पास? एस जयशंकर, जो कि अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस जयशंकर एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पे इससे पहले भी थे। इससे पहले ये हमारे पास फोरम सेक्रेटरी हुआ करते थे। जी हाँ, ये पहले फोरम सेक्रेटरी हुआ करते थे और जब इनकी रिटायरमेंट हुई तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको यहाँ पर पॉलिटिक्स एक पॉलिटिशियन बनने का मौका दिया और राज्यसभा के ये करंटली मेंबर हैं। ये राज्यसभा के मेंबर हैं कहां से? गुजरात से। और इनको मिनिस्टर बना दिया एक्सटर्नल अफेयर्स का। तो यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फॉरेन सेक्रेटरी आगे चलकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बना। तो ये पहली बार हुआ है। ओके, चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। फॉरेन सेक्रेटरी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि राइट नाउ इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हु इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे अभी फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, हर्षवर्धन दिल्ली में हमारे पास फॉरेन सेक्रेटरी भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी। लेकिन बस यहां पर आप ये याद रखेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, सो ही इज द करंट फॉरेन सेक्रेटरी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आ जाती है बुक, फिर से हमारे पास क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, हमारे डेप्यूटी गवर्नर, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे विरल बी आचार्य। तो यहां पर इन्होंने एक बुक लिखी है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इनकी लिखी हुई बुक भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी ये हमारे पास मेंबर रहे थे और ये जो बुक है ये हमारे पास कहीं ना कहीं बात करती है किस चीज के बारे में? मॉनेटरी स्टेबिलिटी के बारे में और इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के बारे में। ठीक है, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जब भी हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, सो एमपीसी हमारे पास क्या करती है? इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं मैनेज करने की बात करती है। तो आप मुझे ये बताइए कि इन्फ्लेशन का टारगेट कितना हमने सेट किया है? हाँ जी, मार्च 2021 तक आरबीआई ने इन्फ्लेशन के लिए कितना टारगेट सेट किया हुआ है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, समझिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। आरबीआई ने 4% का इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया हुआ है विद टॉलरेंस ऑफ 2%। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि इसमें से आप 2% माइनस भी कर सकते हैं और 2% ऐड भी कर सकते हैं। मतलब कि इन्फ्लेशन का जो रेट रहना चाहिए वो 2% से हमारे पास 6% के बीच में रहना चाहिए। इससे ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम। लेकिन आइडियल इन्फ्लेशन रेट कितना है? दैट इज 4%। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप याद रखेंगे स्टूडेंट। ओके, आपको मैं स्टूडेंट एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा कि हमारे पास आरबीआई के अंदर कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। आरबीआई के अंदर 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ओके, एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट 26 जुलाई को। ओके, कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व किया गया 26 जुलाई को। और अगर हम बात करें, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स थे वो बहुत बहादुरी से लड़े और उन्होंने पाकिस्तानियों ने जो कायरता से कारगिल के ऊपर कब्जा कर लिया था उसको वापस भारत में लाकर रख दिया। ओके, तो ऑपरेशन जो चलाया गया था ऑपरेशन विजय, हमारी जो आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। लेकिन आप ये याद रखेंगे
एयरफोर्स ने जो आर्मी की मदद करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था कारगिल वॉर के दौरान, उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। जो एयरफोर्स ने, जो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सो यानी कि दो ऑपरेशन हमारे रिलेटेड है कारगिल से। एक है ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि किसने एग्जीक्यूट किया था, इंडियन एयरफोर्स ने, और इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था। तो फाइनली हमें 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी और बहुत से सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया था, जिसमें एक बहुत ही फेमस नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। आपने नाम सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का, फेमस पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बहुत ही बहादुरी से लड़े और इसी के चलते उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। आखिरी परमवीर चक्र विजेता कौन है हमारे पास, कैप्टन विक्रम बत्रा। नाम याद रखेंगे। आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अब तक आप मुझे बताइए कि अगर हम बात करें परमवीर चक्र की, बहुत कम लोगों को परमवीर चक्र मिला है, तो टोटल अब तक कितने लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, कितने बहादुरों को अब तक परमवीर चक्र के से नवाजा गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, टोटल 21 लोग ऐसे हैं, टोटल हमारे पास 21 हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। और लास्ट उसके रेसिपेंट थे कैप्टन विक्रम बत्रा, और फर्स्ट रेसिपेंट कौन थे हमारे पास, मेजर सोमनाथ शर्मा। सो मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा तक 21 लोगों को अब तक परमवीर चक्र दिया जा चुका है। ओके, परमवीर चक्र वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, लड़ाई के समय पे जो दिया जाने वाला सबसे उच्चतम सम्मान है वो है हमारे पास परमवीर चक्र। ओके, परमवीर चक्र, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव एंड हैंडेड ओवर टू बांग्लादेश। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है, इंजन। सो रेल के कुछ इंजन बनाकर हमने बांग्लादेश को हैंड ओवर किए हैं एज अ गुडविल जेस्चर। तो हम क्या करते हैं, अपनी नेबरिंग कंट्रीज की हेल्प करते हैं। इंडिया हमेशा अपनी नेबरिंग कंट्री साथ फ्रेंड रिलेशन चाहता है। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर बांग्लादेश में पैसेंजर और फ्राइट ट्रेन की इंक्रीजिंग वॉल्यूम को देखते हुए बांग्लादेश को 10 लोकोमोटिव बनाकर दिए हैं। ये जो लोकोमोटिव हैं वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर सकते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड रहेगा जब तक काम कर सकेंगे 28 साल और इससे ज्यादा। तो ये जो हमारे पास लोकोमोटिव है, इनको हैंडओवर करने में हमारे पास आगे रहे एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ओके, आप स्टूडेंट एक चीज याद रखेंगे, एक रेल लिंक बनाने की बात की जा रही है, आगरतला इन इंडिया बिटवीन अखारुआ इन बांग्लादेश। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि हमारे पास पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आगरतला और अखरुआ के बीच में अभी रेल लिंक बना है, तो ये कौन सी कंट्री के साथ हमने रेल लिंक एस्टैब्लिश किया है? सो दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश साथ इंडिया अपना सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है। एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करेंगे किसको लेकर, लोकोमोटिव्स को लेकर। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या हुआ कि इंडिया ने 12,000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लॉन्च किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि वर्ल्ड में 6 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो हाई पावर, हमारे पास हाई हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजन्स को बना सकती हैं। तो इसको इंडिया में किसने बनाया, आपको बता दूं कि हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम। ये हमारे पास एक फ्रेंच कंपनी है। इसने मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत भारत में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो बनाया है, और भारत के अंदर इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है। अब ये जो फैक्ट्री है कहां पर बना है, मैं आपको बता दूं, एल्स्टॉम ने इसको कहां पर बनाया है, माधेपुर फैक्ट्री में। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास ये जो 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन बना है माधेपुर में, ये कौन से राज्य में हमारे पास स्थित है? हमारे पास कौन से राज्य में ये हमारे पास फैक्ट्री एस्टैब्लिश की गई है जहां पर इलेक्ट्रिक इंजन बन रहे हैं? ओके, याद रखेंगे जो माधेपुरा है, इट्स माधेपुरा, और यह माधेपुर भी बोल सकते हैं। सो माधेपुरा हमारे पास कहां पर है, दैट इज इन बिहार। याद रखेंगे एल्स्टॉम एक फ्रेंच कंपनी है जिसने हमारे पास 12,000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक इंजन बनाकर इंडियन गवर्नमेंट को दिया है अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रेवेन्स टू ऑफ चंबल रीजन टू बी
कन्वर्टेड इनटू एरिएबल लैंड। तो एग्रीकल्चर, कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया जाएगा ऐसे इलाकों को जहां पर अभी कृषि नहीं हो सकती। तो आपको मैं बताऊं स्टूडेंट, हमारे पास मध्य प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रीजन है ग्वालियर चंबल का रीजन, जो देख सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीहड़। हिंदी में आपने सुना होगा, बहुत सी मूवीज में इसके बारे में बात होती है, बीहड़। ओके, पान सिंह तोमर की अगर आपने मूवी देखी हो तो वहां पर बीहड़ में बागी मिलते हैं, तो ये बड़ा फेमस डायलॉग है। तो ये बीहड़ को अब हमारे पास एक तरह से एग्रीकल्चरेबल लैंड में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, और इसके लिए फाइनेंस कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक। खूब सारा खर्चा होगा, लेकिन इससे क्या होगा? इस पूरे एरिया की डेवलपमेंट होगी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगी। और यहाँ पर आप देखिए 3 लाख हेक्टेयर हमारे पास बहुत बड़ा एरिया नॉन कल्टिवेबल लैंड है, जिसको हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और ये जो एरिया है बहुत फेमस है। अगर हम बात करें, एक फेमस चीज मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे पास चंबल रीजन में आपको मिलती है, वो है मुरैना। मुरैना, मुरैना हमारे पास अगर हम बात करें तो मुरैना फेमस है हनी के लिए, याद रखेंगे। मुरैना हमारे पास एरिया पूरे इंडिया में फेमस है शहद के लिए। ओके, और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के समय चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के अंदर कॉपर और डायमंड के सबसे बड़े स्रोत हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉपर और डायमंड आपको कहां मिलेगा? दैट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी कहां है? दैट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, विच रिवर नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? हाँ जी, कौन सी रिवर को हम लाइफ लाइन ऑफ एमपी के रूप में, मध्य प्रदेश के रूप में जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिएगा। विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, हमारे पास अगर हम बात करें नर्मदा रिवर, ओके, नर्मदा रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसकी ड्रेनेज कहां होती है? गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में ड्रेनेज होती है नर्मदा रिवर की, और बेसिकली नर्मदा रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात जाती है, फिर गल्फ ऑफ खंबात में उसकी ड्रेनेज हो जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक फसल का बीमा एक तरह से शुरू किया गया है महाराष्ट्र और कर्नाटक में, इसको नाम दिया गया है, बहुत जरूरी है। और ये किसने शुरू किया? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। तो कंपनी का नाम याद रखेंगे, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। बहुत जरूरी है कैंपेन, किसको लेकर है? एग्रीकल्चर को लेकर है। कौन सी स्टेट्स में? हमारे पास महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। देखिए स्टूडेंट, आप समझिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास फार्मर्स का जो इंश्योरेंस हो रहा है क्रॉप का, वो किसके तहत हो रहा है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसको इन शॉर्ट हम जानते हैं पीएमएफबीवाई के रूप में। इस स्कीम के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास रबी, खरीफ और हॉर्टिकल्चर तीनों तरह की क्रॉप्स का यहाँ पर इंश्योरेंस किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसके लिए एक स्पेशल कंपनी भी काम करती है, स्पेशल एंटिटी भी काम करती है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। ओके, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया इसके लिए अलग से काम करती है। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और हम यहाँ पे याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर की जब भी हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि 2022 तक, बाय 2022 फार्मर की इनकम को डबल करना है। डबलिंग द फार्मर इनकम बाय 2022, 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस की, तो क्रॉप इंश्योरेंस अभी भी बहुत से फार्मर्स के पास रीचेबल नहीं है। ओके, तो बहुत से फार्मर सफर करते हैं, हर साल प्राइसेस को लेकर स्ट्रगल करते हैं, क्रॉप का जो सही प्राइस है वो नहीं मिल पाता। स्पेशली अगर हम बात करें शुगर केन के प्राइस को लेकर बहुत ज्यादा हर साल हमारे पास डिस्टर्बेंस रहती है। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि शुगर केन के एफआरए को कौन निर्धारित करता है। बेसिकली सरल शब्दों में बात करूं, गन्ना किस रेट पे बिकेगा ये डिसाइड कौन करता है? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, व्हिच एंटिटी? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आया हुआ है कि जो शुगर केन है, जब मैं बात करता हूं शुगर केन की, तो इसका जो एफआरए है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, एफआरपी सॉरी, वो कौन डिसाइड करता है? दैट इज डन बाय सीसीई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, याद रखेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर डिसाइड द एफआरपी, यानी कि सरल शब्दों में बात करूं तो
जो प्राइस है वो डिसाइड करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विडिटी सपोर्ट फॉर लोकल बिजनेस इन मालदीव्स। देखिए अभी कोरोना वायरस के चलते सब जगह प्रॉब्लम चल रही है हमारे पास, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस सब प्रॉब्लम के बीच क्या कहा है कि हमारे पास लिक्विडिटी सपोर्ट यानी कैश की फॉर्म में हम हेल्प करेंगे किसकी, मालदीव्स की। सो इंडिया विल प्रोवाइड 16.20 मिलियन एज कोविड रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स टू ओवरकम लिक्विडिटी शॉर्टेज। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम 2020 को ऑब्जर्व कर रहे हैं एज 55 years of establishment of diplomatic ties between India and Maldives। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालदीव हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, ऑल्दो लैंड बॉर्डर हम शेयर नहीं करते मालदीव के साथ, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो सी बॉर्डर एक तरह से शेयर करते हैं। आपको याद रखना है कि मालदीव की पॉलिसी चल रही है इंडिया फर्स्ट, तो आपसे मैं ये भी पूछ सकता हूँ किस कंट्री की पॉलिसी चल रही है इंडिया फर्स्ट, तो वो है मालदीव। और इंडिया की पॉलिसी क्या चल रही है, नेबरहुड फर्स्ट। तो इसी के चलते इंडिया लगातार हेल्प करता है मालदीव की। अभी मालदीव में भारत के बहुत सारे नागरिक फंसे हुए थे, तो आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था, इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने हमारे पास इंडियंस को वापस लेकर आने के लिए समुद्र सेतु। सो ऑपरेशन समुद्र सेतु की जब भी मैं बात करूं तो याद रखेंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु कहां चलाया गया था, हमारे पास मालदीव में, ताकि हम अपने जो सिटीजन है उनको वापस मालदीव सर वापस लेकर आ सके मालदीव से। मालदीव के प्रेसिडेंट की बात करूं तो कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। ओके, सो ये भी आप पॉइंट याद है, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, सॉरी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है एंटोनियो ग्यूटरस न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है कौन, एंटोनियो ग्यूटरस, उन्होंने 7 मेंबर्स की एक टीम बनाई है जिनका काम रहेगा हमारे पास क्लाइमेट चेंज को लेकर एडवाइस करना, जिसमें हमारे पास एक इंडियन को भी जगह दी गई है, अर्चना सोरेन। याद रखेंगे अर्चना सोरेन को भी यहाँ पर जगह दी गई है। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर हर साल हमारे पास बात होती है यूएन की, इस साल की क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग नहीं हो पाई। मीटिंग का नंबर था COP26, तो COP26 पोस्टपोन हो गई है। आपने याद रखना है COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, ये मीटिंग हमारे पास होनी थी क्लाइमेट चेंज को लेकर, किसकी तरफ से, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ओके, क्लाइमेट को लेकर ये कहां पे होगी, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। याद रखेंगे 2021 में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर मीटिंग है वो कहां पर होनी है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। ओके, चलिए आपको मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड व्हाट, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूचर क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं। ओके, याद रखेंगे दैट इज नोन टू बी मिटिगेशन। याद रखेंगे स्टूडेंट, दैट इज नोन टू बी मिटिगेशन। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट जो है वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है बीजापुर टॉप्स इन नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए नीति आयोग और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट क्या है। देखिए नीति आयोग भारत का एक थिंक टैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में पॉलिसी प्लान करता है कि कैसे भारत की डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी। और इसने क्या किया, इसने भारत की सबसे पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट बनाई कि भारत में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो उसने क्या कहा कि भारत में 115 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। तो इन्होंने यहाँ पर पिछड़ा वर्ड यूज करने की बजाय, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट यूज करने की बजाय यूज किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, कि हमने इनको और आगे लेके जाना है। अब नीति आयोग ने क्या कहा, एक रैंकिंग निकाली है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने, इन 115 पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट में से किसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो जो डेल्टा रैंकिंग है उसमें क्या बताया गया कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, जो छत्तीसगढ़ की बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है, इसने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग इन द February to जून 2020 पीरियड। और देखिए स्टूडेंट, बीजापुर के बाद हमारे पास रिभोई जो मेघालय में है और भारीच जो उत्तर प्रदेश में है, इनको सेकंड और थर्ड पोजीशन मिली है। हेल्थ और न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास टॉप किसने किया है, रायबोई ने, जो कि मेघालय में अगेन। और एजुकेशन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो लिस्ट किसने टॉप की है, दमोह ने, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पर हर स्टेट में, 28 स्टेट में टोटल, ये आप याद रखें टोटल कितनी हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, 115। नीति आयोग की बात करें
तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। सीईओ है हमारे पास अमिताभ कांत। ओके, तो ये नाम आप याद रखेंगे। 3 फुल टाइम मेंबर भी हैं। ओके, लेकिन मैं आज यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग में किस पर्सन के पास हमारे पास रैंकिंग कंसीडर की जाती है, रैंक इक्वलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। नीति आयोग में किस पर्सन का रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वलेंट होता है? नीति आयोग में किस पर्सन का रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट याद रखेंगे किस मिनिस्टर का रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वलेंट होता है, सॉरी किस पोजीशन पे? तो दैट इज वाइस चेयरमैन। जो भी हमारे पास नीति आयोग का वाइस चेयरमैन होगा उसका जो रैंक है दैट इज इक्वलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि है एट प्रेजेंट राजीव कुमार। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ AIIB। देखिए AIIB जब भी मैं बात करता हूं दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्क्रीन पर आपको फुल फॉर्म इसकी दिखाई दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में। AIIB की जब हम बात करें तो चाइना के डोमिनेंस में इसको 2016 में एस्टैब्लिश किया गया। इसको बनाने के लिए जो इनिशियल कैपिटल रखी गई वो थी $100 बिलियन, और इसको एक राइवल के रूप में देखा जा रहा है वर्ल्ड बैंक और IMF। इसको एक वर्ल्ड बैंक और IMF के राइवल के रूप में देखा जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि जिन लिगेन को फिर से AIIB का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, जानने वाली बात है, पहले तो प्रेसिडेंट का नाम आप याद रखेंगे। और यहाँ पर डिस्कशन किसके ऊपर हुई? जो थीम रही AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड। इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने इस मीटिंग में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया, यानी इंटरनेट के थ्रू। ओके, हेडक्वार्टर की बात करें तो AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट वो है बीजिंग में, कैपिटल ऑफ चाइना। मैंने बताया ना चाइना ने सबसे ज्यादा इसमें पैसा लगाया है। सेकंड नंबर पे जो शेयर होल्डर है वो इंडिया है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर चाइना, सेकंड नंबर पे दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर इंडिया इन AIIB। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसके टोटल राइट नाउ कितने मेंबर कंट्रीज हैं? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन AIIB? कितने मेंबर कंट्रीज हैं AIIB में? तो याद रखेंगे AIIB में टोटल 102 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। AIIB में 102 मेंबर कंट्रीज आर देयर। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अवनी दोषी, यहाँ पर इनकी बुक आई है बर्ड शुगर 2020। देखिए अवनी दोषी की हमारे पास एक बुक आई है यूके के अंदर। इसको एक इंपॉर्टेंट बुक कंसिडर किया जा रहा है। देखिए क्यों, ऐसा क्यों? देखिए हमारे पास वर्ल्ड में जो भी राइटर लोग हैं, स्पेशली जो इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग करते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड उनके लिए कंसिडर किया जाता है बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज जो है वो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड कंसिडर किया जाता है। तो जो बर्ड शुगर बुक है वो हमारे पास 13 बुक में लिस्ट हुई है जिनको बुकर प्राइज 2020 का मिल सकता है। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया पिछले लेक्चर्स में भी कि बुकर प्राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है जो यूके के मैन ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। यूके का एक मैन ग्रुप है। ओके, सो उसके तरफ से हमारे पास ये जो प्राइज है हर साल दिया जाता है। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर ये जो प्राइज था वो मिला था द टेस्टामेंट्स को, जो लिखी थी मार्गरेट एटवुड ने, और गर्ल वुमेन एंड अदर जो कि लिखी थी हमारे पास बर्डिनेंट एवर्स्टो। तो इन दोनों को ज्वाइंटली अवार्ड मिला था। तो इस बार देखने वाली बात होगी कि 2020 का ये अवार्ड किसको मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो बर्ड शुगर है उसको इंडिया में भी हमारे पास नोवेल को रिलीज किया गया है, और इंडिया में उसका नाम है गर्ल इन व्हाइट कॉटन। तो पेपर में आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गर्ल इन व्हाइट कॉटन या बर्ड शुगर बुक हमारे पास किसने लिखी है? तो राइटर का नाम याद रखेंगे अवनी दोषी। ओके, थोड़ा सा और आगे अगर हम बात करें, आपको ये भी बताना चाहिए स्टूडेंट की मैन ग्रुप की तरफ से ये बुकर प्राइज इंडिया को कई बार मिल चुका है। जैसे कि एक बहुत फेमस बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन को भी बुकर प्राइज मिला हुआ। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडियन राइटर की बुक को ये अवार्ड मिला था। सो मिडनाइट चिल्ड्रन जो बुक है उसके राइटर कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन जो बुक है उसके राइटर कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
ओके, सो याद रखेंगे हमारे पास सलमान रश्दी हमारे पास राइटर हैं मिडनाइट चिल्ड्रन के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 29 जुलाई को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल टाइगर डे। सो यहाँ पर अगर हम बात करें देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, एक स्लोगन यहाँ पर दिया गया, और आपको बता दूं कि वर्ल्ड की 70% टाइगर पॉपुलेशन आपको भारत में ही देखने को मिलेगी। ओके, 30% जो है वो आउटसाइड है, और इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं। और अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन आपको भारत के किस राज्य में मिलेगी, मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय कर्नाटक। तो कर्नाटक में दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर, और मध्य प्रदेश को कहा जाता है हमारे पास टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि बक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ओके स्टूडेंट, बक्सा टाइगर रिजर्व की जब मैं बात करता हूँ, बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, बक्सा टाइगर रिजर्व इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो इंडियाज फर्स्ट डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। तो यहाँ पर स्टूडेंट बात की जा रही है ड्रोन की। ओके, सो बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई, तो ये है भारत का पहला डीजीसीए अप्रूव्ड, डीजीसीए मींस डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल बना है भारत में। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल कहां पर शुरुआत की गई है? सो दैट इज इन मुंबई, जिसको नाम दिया गया बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। इसके अलावा मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हमारे पास बॉम्बे के अंदर ही और महाराष्ट्र के अंदर ही हमारे पास क्या हुआ है कि पहली स्टेट बनी है महाराष्ट्र, जिसको जहां पर ड्रोन का यूज किया जा रहा है सर्विलेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइंस है। तो ट्रांसमिशन लाइंस को लेकर भी और हमारे पास एविएशन सेक्टर को लेकर भी एक ट्रेनिंग स्कूल दोनों कहां पर है? दैट इज इन मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो ड्रोन्स का आजकल यूज बहुत सारी चीजों के लिए किया जा रहा है। इवन आज की डेट में कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डिलीवरी के लिए भी ड्रोन का यूज करती हैं वर्ल्ड वाइड। ओके, अभी सर्विलेंस पे इंडिया का चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, और जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हमारे पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे पास हमने ड्रोन का यूज करना शुरू किया है सर्विलेंस को लेकर। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि डीआरडीओ ने कौन सा ड्रोन बनाया है जिसका यूज किया जा रहा है फॉर सर्विलेंस इन अराउंड द एलएसी, सॉरी सर्विलेंस अराउंड द एलएसी। उस ड्रोन का नाम बताइए जो डीआरडीओ ने रिसेंटली एस्टैब्लिश किया है। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें, डीआरडीओ ने अभी एक भारत नाम का ड्रोन बनाया था। याद रखेंगे डीआरडीओ ने क्या किया था? भारत नाम से एक ड्रोन एस्टैब्लिश किया था जिसका यूज किया जाएगा चाइना और इंडिया बॉर्डर पर सर्विलेंस के लिए। भारत नाम से एक ड्रोन एस्टैब्लिश किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट 5 of 36 राफेल फाइटर जेट्स लैंडेड इन इंडिया। ओके, देखो स्टूडेंट, बहुत ही टाइम से इस चीज का वेट किया जा रहा था कि कब ये जो हमारे पास फाइटर प्लेन्स की डिलीवरी भारत में होगी। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो डील है वो भारत ने किसके साथ की थी? डसोल्ट एविएशन। ये हमारे पास फ्रांस की कंपनी है, ये हमें राफेल बनाकर देगी। और आपको बता दूं कि राफेल का एक्चुअल में मीनिंग होता है गस्ट ऑफ विंड। राफेल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? गस्ट ऑफ विंड। अभी पहले 5 प्लेन्स की हमारे पास डिलीवरी हुई है, कहां पर? अंबाला। आपको बता दूं कि 2 जगहों पर राफेल की स्क्वाड्रन बनेंगे। जो 36 प्लेन है इनको 18 के 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा। 18 प्लेन्स तो अंबाला को मिलेंगे और बाकी के 18 मिलेंगे हाशीमारा को। याद रखेंगे हाशीमारा कहां है? हाशीमारा एयरबेस, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। तो 18 प्लेन्स मिलेंगे अंबाला को, 18 मिलेंगे हाशीमारा को। देखिए 18 प्लेन अंबाला में क्यों है? ताकि पाकिस्तान को और चाइना को नॉर्थ रीजन में टैकल किया जा सके, और हाशीमारा में नॉर्थ ईस्ट एरियाज को टैकल करने के लिए, क्योंकि चाइना नॉर्थ ईस्ट से भी अटैक कर सकता है। तो टोटल 18 प्लेन्स के ग्रुप में 2 यहां पर डिवाइड किए गए हैं। ओके, आपको बता दूं कि जो पहले 5 जो प्लेन्स है उनको किन्होंने फ्लाई किया था? 17 गोल्डन एरोस के पायलट ने। तो आपने यहां पर यह भी याद रखना है कि टोटल 59,000 करोड़ पे किए गए हैं 36 फाइटर राफेल फाइटर प्लेन्स के लिए। आपको स्टूडेंट ये भी याद रखना है कि भारत ने एक फाइटर प्लेन अभी खुद ही बनाया है, बाकी के सारे प्लेन हमने दूसरी कंट्री से खरीदे हैं। उसका नाम है हमारे पास एलसीए तेजस। ये जो एलसीए तेजस नाम का प्लेन है, ये इकलौता ऐसा फाइटर प्लेन है जो भारत ने खुद बनाया है। बाकी के सारे प्लेन हमने फॉरेन से खरीदे हैं। ओके, आपको स्टूडेंट ये कमेंट करके बताना है मुझे कि हमने अभी राफेल से
सॉरी हमने अभी डसॉल्ट से राफेल फाइटर प्लेन खरीदा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इससे पहले भी एक प्लेन यूज कर रही है जो हमने सेम कंपनी से खरीदा है। तो इस कंपनी का कौन सा दूसरा प्लेन जो है वो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके याद रखेंगे फ्रेंड, इंडियन एयरफोर्स अभी यूज कर रही है मिराज 2000। सो जो मिराज फाइटर प्लेन है वो भी हमारे पास किसने बनाकर दिया है, डसॉल्ट एविएशन ने। तो पहले ही इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक प्लेन यूज कर रही है जो कि डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड यूनिसेफ पब्लिश रिपोर्ट ऑन द टॉक्सिक ट्रुथ। तो यहाँ पर लेड जो एक टॉक्सिक के रूप में जाना जाता है उसको लेकर हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे याद रखेंगे। लेड की जब भी मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो लेड को लेकर ये रिपोर्ट आई है, लेड पोल्यूशन को लेकर। लेड को हम पीबी के रूप में डिनोट करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और हम प्रिसाइजली यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेड को हम डिनोट करते हैं पीबी से, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आता है 82। सो आपने यहाँ पर याद रखना है कि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। रिपोर्ट का नाम है द टॉक्सिक टू चिल्ड्रन एक्सपोजर टू द लेड पॉल्यूशन अंडरमाइन्स द जनरेशन ऑफ फ्यूचर। तो इसमें हमारे पास क्या बताया गया कि हमारे पास around 1 in every 3, around 800 million children across the world has blood lead level over the 5 microgram per deciliter। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों में लेड की मात्रा देखी गई है उनके ब्लड के अंदर, और जो कि सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ है, मेनली इन साउथ अफ्रीका। ओके, यूनिसेफ की स्टूडेंट जब मैं बात करता हूँ तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, यूनिसेफ इंडिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया। यूनिसेफ के इंडिया में गुडविल एम्बेसडर कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा इज द करंट गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन पोर्ट लुइस। सो वेयर इज पोर्ट लुइस? पोर्ट लुइस इन मॉरिशियस। ओके, सो हमारे पास क्या है कि मॉरिशियस में हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पैसा लगाकर एक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनाई, जिसको हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशियस के जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जगन्नाथ, उन्होंने एक साथ इनॉग्रेट उसको किया है। इसमें आप समझिए कि इंडिया ने $30 मिलियन की असिस्टेंस देने का वादा किया था। ओके, तो अल्टीमेटली जो बिल्डिंग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए मॉरिशस जो है, फिर से वही बात, इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री में से एक है, और इंडिया लगातार मॉरिशस की हेल्प करता है। और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तो इंडिया की भी बड़ी आइकॉनिक है। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसके डिजाइनर कौन थे, नाम याद रखना, गणेश दायोलकर। ओके, मैं नाम लिख देता हूं। इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसके डिजाइनर कौन थे, वो थे गणेश दियोलालिकर। सो ही इज द पर्सन हु डिजाइन द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इन इंडिया। ओके, चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जो हमारे पास मॉरिशियस है उसका आजकल एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है चैगोस आइलैंड को लेकर। ये बहुत फेमस आइलैंड है चैगोस आइलैंड्स। तो ये चैगोस आइलैंड्स को लेकर आपने याद रखना है, मॉरिशस का जो डिस्प्यूट है वो किस कंट्री के साथ है, यूनाइटेड किंगडम। सो यूके और मॉरिशस का एक डिस्प्यूट चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। याद रखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक झगड़ा चल रहा है किसका, यूके का और मॉरिशस का। किसको लेकर, चैगोस आइलैंड किसके हैं, इस चीज को लेकर कि कौन उसका ऑनर है। तो ये आप याद रखेंगे, द चैगोस आइलैंड इज इन इंडियन ओशन। चैगोस आइलैंड की लोकेशन कहां है, इंडियन ओशन में है, और मालिकाना हक को लेकर झगड़ा ऑनगोइंग है। नेक्स्ट हमारे पास डाइट डेवलप आश्रय। डाइट हमारे पास क्या है, द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। सो अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट, ये एक हमारे पास इंस्टीट्यूट है बेसिकली जहां पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज किए जाते हैं।
तो डाइट की जब मैं बात करता हूँ, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है? सो दैट इज इन पुणे महाराष्ट्र। ये कहां पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। और यहां पर इन्होंने क्या किया है, दे डेवलप्ड आश्रय मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक को यहाँ पर एक तरह से कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अलग से आइसोलेशन सिस्टम बनाया है। अभी देखिए, आपको मैं बता दूं कि इंडिया में हमारे पास अगर हम बात करें, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अब रिकवर कर चुके हैं कोरोना वायरस से। अब वो रिकवर कर चुके हैं, तो यानी उनका प्लाज्मा यूज किया जा सकता है। ओके, अभी वो रिकवर कर गया तो उनका प्लाज्मा यूज किया जा सकता है दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। इसलिए भारत में कई सारे प्लाज्मा बैंक बन रहे हैं। इसलिए भारत में कई सारे प्लाज्मा बैंक बन भी चुके हैं और अभी और भी कई सारे प्लाज्मा बैंक बनाए जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर एस्टैब्लिश किया गया था, कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में एस्टैब्लिश किया गया था? फर्स्ट प्लाज्मा बैंक भारत में कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में एस्टैब्लिश किया गया था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहां एस्टैब्लिश किया गया था? दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, ईरान लॉन्च द अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC, ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है ईरान की, इन्होंने अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की और एक एक्सरसाइज कंडक्ट की, ग्रेट प्रॉफिट 14। ओके, ग्रेट प्रॉफिट 14 इन द गल्फ वाटर। बेसिकली यहाँ पर क्या था, ये मैसेज कंडक्ट करने की कोशिश की गई कि ये लोग यूएसए का सामना कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल उसके हूबहू एक कॉपी बनाई और उसको एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की ताकि यूएसए को मैसेज कन्वे किया जा सके कि हम आपसे लड़ सकते हैं। ये एक तरह से यूएसए को भड़काने के लिए चीजें चल रही हैं और ये कहीं भी सही नहीं होगा। अगर हम ईरान के बारे में बात करें, अगर ईरान यहाँ पर वॉर की स्टेट में आ जाता है यूएसए के साथ, तो आप यहाँ पर आइलैंड्स का नाम भी याद रखेंगे, बनी फरूर आइलैंड, जहां ये ईरान की टेरिटरी है, जहां पर ये बेसिक टेस्ट कंडक्ट किए गए। तो पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बनी फरूर आइलैंड कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? सो दैट इज रिलेटेड टू ईरान। ओके, और ग्रेट प्रॉफिट एक्सरसाइज हमारे पास किसने कंडक्ट की? सो दैट इज अगेन ईरान। ओके, आपको स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो ईरान है वो हमारे पास सैफ्रॉन प्रोडक्शन में, सैफ्रॉन केसर जिसको बोलते हैं, सैफ्रॉन प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। ओके, और ईरान के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, इन्होंने अभी रिसेंटली मिलिट्री सैटेलाइट भी लॉन्च की थी जिसका नाम था नूर। दे आल्सो लॉन्च्ड अ मिलिट्री सैटेलाइट रिसेंटली, दैट इज नूर। तो इनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते हैं डिफरेंट कंट्री के साथ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें, ईज डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत, हमारे पास यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने क्या किया है, नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस रखी ऑन ईजिंग डूइंग बिजनेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत, कि भारत के अंदर जो बिजनेस करने का जो सिस्टम है उसको और इजी बनाया जाए। और आपने यहाँ पे याद रखना डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट समझिए बेसिकली हम क्या करने की कोशिश करने जा रहे हैं, जो हमारे पास हर्डल्स आते हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने में, उनको थोड़ा आसान बनाया जाए। जैसे कि आपने सुना होगा कि हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक रिपोर्ट आती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में भारत ने पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई है और 2019 में भारत का जो रैंक रहा था वो था 63। भारत का जो रैंक रहा था वो कितना रहा था? 63। तो ये भी आप याद रखेंगे भारत का 63rd रैंक रहा था और इसमें फर्स्ट रैंक रहा था न्यूजीलैंड का। यानी कि पूरे विश्व में न्यूजीलैंड में बिजनेस करना सबसे इजी है अगर बाकी दूसरी कंट्री से कंपेयर किया जाए। और लास्ट में सबसे लास्ट रैंक रहा था किसका? सोमालिया का। सोमालिया में बिजनेस करना सबसे डिफिकल्ट है एज पर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ये हर साल हमारे पास एक रिपोर्ट आती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस एंटिटी की तरफ से पब्लिश की जाती है, कौन सी एंटिटी है जो इसे हर साल पब्लिश करती है। ओके, तो हर साल ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक हमारे पास हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करना चाहती है कि हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान हमने लॉन्च किया है उसमें हम चीजों को थोड़ा और इजी बनाए बिजनेस एंटिटीज के लिए। ओके,
ब्रिक्स एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, तो ब्रिक्स के एनवायरमेंट की मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई। ब्रिक्स की जब भी मैं बात करूं, इट्स अ ग्रुप ऑफ बिग डेवलपिंग इकोनॉमीज। याद रखेंगे ब्रिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ बिग डेवलपिंग इकोनॉमीज। कौन कौन सी कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया और बात की गई कि हम कैसे हमारे पास क्लाइमेट चेंज को रोकने में हेल्प कर सकते हैं। तो इंडिया की तरफ से मीटिंग में किसने पार्टिसिपेट किया, प्रकाश जावड़ेकर जी ने। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे लिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इंडिया ने टारगेट अपने लिए रखा हुआ है, वो क्या कि इंडिया का एक एम चल रहा है कि एयर पोल्यूशन को हम 20 से 30% रिड्यूस करेंगे ऑफ 2017 लेवल बाय 2024। 2024 में हमारा जो पोल्यूशन का लेवल होगा वो 2017 के कंपैरेटिवली 20 से 30% कम होगा। ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। और जब भी हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो स्टूडेंट ये भी याद रखना कि ब्रिक्स ने अपना एक बैंक भी एस्टैब्लिश किया हुआ है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज ने एक बैंक भी एस्टैब्लिश किया हुआ है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस साल की ब्रिक्स की जो होस्टिंग कंट्री है वो भी आप याद रखेंगे, इस साल ब्रिक्स की होस्टिंग कंट्री है रशिया। सभी मीटिंग्स को कौन होस्ट कर रहा है, रशिया। नेक्स्ट ईयर 2021 की जो ब्रिक्स की सभी मीटिंग्स होंगी वो कौन होस्ट करेगा, इंडिया। याद रखेंगे 2021 की सभी मीटिंग्स को कौन होस्ट करेगा, ब्रिक्स की, इंडिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड अपॉइंटेड उर्जित पटेल एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, उनको एक कंपनी दैट इज ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया। तो अब उर्जित पटेल एक इंडियन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके साथ जुड़ी हुई हर न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बता दूं कि इन्होंने भी कुछ टाइम पहले एक बुक रिलीज की थी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक का नाम भी आप याद रखेंगे, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। एक बुक भी हमारे पास इन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज की। और इनका जो कैरियर था स्टूडेंट, वैसे तो ये हमारे पास अगर हम बात करें, ये बहुत सारी पोजीशन होल्ड कर चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन की क्या थी, स्टार्टिंग में ये आईएमएफ में एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर अपॉइंट हुए थे। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं हमारे पास आईएमएफ में काम कर चुके हैं। रघुराम राजन सर जो पहले इससे पहले आरबीआई गवर्नर थे, वो भी हमारे पास आईएमएफ में हमारे पास चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। तो मेरा भी क्वेश्चन आप लोगों से ये है, लास्ट क्वेश्चन, कि आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अभी चीफ इकोनॉमिस्ट की पोजीशन पर कौन अपॉइंटेड है? हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिस्ट एट आईएमएफ? लास्ट क्वेश्चन। ओके, याद रखेंगे गीता गोपीनाथ, इंडियन है गीता गोपीनाथ, इंडियन ओरिजिन से है। सो शी इज वर्किंग एज चीफ इकोनॉमिस्ट एट आईएमएफ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर का है हमारे पास, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है हमारे पास वॉशिंगटन डीसी, यूएस। ओके, सो लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, मार्स का हमारे पास मिशन, एक और मिशन लॉन्च हुआ है रिसेंटली यूएसए के द्वारा, केप कनेवल एयरफोर्स स्टेशन यूएसए। यहां से ही यूएसए क्या करता है, अपने सारे मिशन को लॉन्च करता है। याद रखेंगे अभी किस कंट्री ने रिसेंटली मार्स मिशन लॉन्च किया था, दैट इज यूएई। यूएई ने हमारे पास होप के नाम से एक मिशन लॉन्च किया था। तो पहली बार किसी हमारे पास इस्लामिक कंट्री ने इस तरह से मिशन लॉन्च किया था मार्स को लेकर। और अभी आपको पता होना चाहिए कि चाइना भी मार्स को लेकर मिशन रिसेंटली लॉन्च कर चुका है। फाइनली हमारे पास आप ध्यान रखिएगा कि नासा, दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसने प्रिजर्वेंस के नाम से एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका मेन टारगेट रहेगा मार्स को स्टडी करना। मार्स हमारे पास रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर प्लेनेट का नाम है, याद रखेंगे, रोमन गॉड ऑफ वॉर। ओके, सो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखेंगे। और इसको मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, रेड प्लेनेट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।